तो देखिए टैक्स कोई पुरानी चीज नहीं है, नई चीज नहीं है, बहुत पुराने टाइम से लगा हुआ है। सवाल ये है कि हमें उसमें क्या पढ़ना है और हमें उसमें कैसे कैलकुलेशन करनी है। ओके, मुझे एक बात बताइए, इंडिया में हायर अथॉरिटी कौन है लॉ में? अगर इंडियन लॉ की हम बात करें, कानून की बात करें, तो सबसे ऊपर क्या है, मुझे ये बताइए। इंडिया में सबसे ऊपर क्या है कानून की नजर में? बोलिए, क्या लगता है आपको इंडिया में सबसे ऊपर? क्या हम ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया की सबसे हायर अथॉरिटी है, ऐसा बोल सकते हैं हम? उसी के बेस पे कोर्ट चलते हैं, उसी के बेस पे गवर्नमेंट चलती है। क्या सही है? Yes. अब टैक्स लगाने का काम किसके पास है? टैक्स कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है। पर पहले आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना होगा कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है। ठीक है, हुआ क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को बनाया और गवर्नमेंट को बना के कहा कि भाई आप है ना इंडिया की पब्लिक के लिए दो काम करें। एक, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करें, और दूसरा आप उनके लिए डेवलपमेंट करें। समझ गए बात को? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को कहा, बनाया और कहा कि भाई आप पब्लिक के लिए दो काम करें, एक तो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करें और दूसरा उनके लिए डेवलपमेंट। फैसिलिटी कैसे? आपने देखा है गवर्नमेंट कॉलेज में सस्ती एजुकेशन मिलती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सस्ता इलाज मिलता है। ठीक है, उसके अलावा और भी कई फैसिलिटी राशन वगैरह की हमें दी जाती है। गवर्नमेंट हमारे लिए रोड बनाती है, ठीक है, फ्लाईओवर बनाती है, पार्क बनाती है, ऐसे बहुत सारे काम भी करती है। ये सारे काम करती है गवर्नमेंट हमारे लिए। रिप्लाई करते रहे बेटा, तो मुझे पता चलता रहे कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। अगर मेरा ऑडियो और मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो आप रिप्लाई करते रहे। बोलिए, क्या गवर्नमेंट ये काम करती है हमारे लिए? अब देखिए क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई मैं ये काम पब्लिक के लिए कर दूंगी, पर प्रॉब्लम ये है कि इस सारे काम के लिए मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना। पैसा कहाँ से आएगा? आप कहते हैं सड़क बनाओ, आप कहते हैं गार्डन बनाओ, ठीक है, ब्रिज बनाओ, ये बनाओ, पैसा कहाँ से आएगा? तो मुझे बताइए इस बात का जवाब कौन देगा कि पैसा कहाँ से आएगा? जब गवर्नमेंट इस बात का जवाब मांग रही है कि सर ये सारे काम करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो इस बात का जवाब कौन देगा? पब्लिक देगी। पैसा कहाँ से आएगा इस बात का जवाब पब्लिक देगी। नहीं, थोड़ा सा आप गलत चले गए। काम करने को किसने बोला? अच्छा ये बताओ, काम करने को किसने बोला? पब्लिक से आ जाएगा वो, ठीक। जवाब कौन देगा इस बात का? आपको काम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि आप पब्लिक को सर्विस दो, आपने पूछा कि पैसा कहाँ से आएगा, तो अब इसका जवाब कौन देगा? कॉन्स्टिट्यूशन देगा। बेटा गवर्नमेंट तो पूछ रही है सवाल, आप पहले चीज को समझें, आफ्टर दैट उसका आंसर करें। ठीक है, पब्लिक क्यों जवाब देगी? पहले आप क्वेश्चन समझे कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, आफ्टर दैट आप उसका जवाब दें।
जवाब बिल्कुल दे, गलत होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने ये नहीं पूछा था कि फंड कहाँ से आएगा, मैंने ये पूछा था कि गवर्नमेंट पूछ रही है कि पैसा कहाँ से आए और किससे पूछ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को कहा कि भैया आप एक काम करो, पब्लिक के लिए सर्विस प्रोवाइड, तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से पूछेगी ना कि भैया बताओ पैसा कहाँ से आए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि आप एक काम करिए, आप पब्लिक से टैक्स चार्ज करिए और उसके अलावा आप कुछ बिजनेस भी कर लीजिए। तो गवर्नमेंट टैक्स भी चार्ज करती है और गवर्नमेंट बिजनेस भी करती है। जैसे आपने नाम सुना होगा BSNL, इंडियन रेलवे, क्या ये गवर्नमेंट के बिजनेस है? इनसे भी तो पैसा कमाती है गवर्नमेंट। ठीक है, कई तरीके के लाइसेंस देती है आप। तो गवर्नमेंट की जो फंडिंग है वो दो सोर्सेज से होती है, पहला टैक्स से होती है और दूसरी किससे होती है, बिजनेस से या अदर एक्टिविटी से होती है। और ये करने के पावर किसने दिए हैं गवर्नमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। एक बात बताओ, आपके पापा आपको कोई काम करने को कहेंगे तो बेटा जाओ बाजार से ना ये लेके आओ, तो लाने का पैसा कौन देगा, लाने का पैसा कौन देगा? हाँ जी, आपके फादर अगर आपको बेटा कोई काम कहते हैं और कुछ सामान लाने को कहते हैं, आप बोलेंगे पापा पैसे तो देगा कौन? या तो पापा देंगे या फिर पापा बताएंगे कि कहाँ से लेना है। ठीक है, तो अब एक चीज समझिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये कौन है, फादर है ना? ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो फादर है, पापा है। ठीक है, इस पापा के दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और एक छोटा बेटा जिसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने दो तरीके की गवर्नमेंट बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट? क्या हमारे इंडिया में दो तरीके की गवर्नमेंट चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट? ये मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो फादर है और ये दो उसके बेटे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ा बेटा है और स्टेट गवर्नमेंट छोटा बेटा है। ठीक, अब सवाल ये आया था कि टैक्स लगाना है, कि टैक्स लगाना है, तो टैक्स लगाना है तो उनसे पूछा गया कि सर टैक्स कैसे लगाए। अब हमारे इंडिया में क्या एक टेंडेंसी है, हमारी खुद की एक टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी की वजह से इंडिया में एक नहीं दो तरीके के टैक्स लगाए गए हैं। इसमें से एक टैक्स का नाम है डायरेक्ट टैक्स और दूसरे टैक्स का नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। नाम सुना है आपने? एक टैक्स का नाम डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट। नाम सुना बेटा? अब मुझे एक बात बताइए, दो टैक्स लगाने की जरूरत क्या पड़ी, एक टैक्स से भी तो काम हो सकता था। तो ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है इंडिया की, वो ये कि आप ये देखिए, आप कभी किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, मान लीजिए 5 स्टार होटल, बहुत बड़ा होटल है, आप वहाँ खाना खाने जाते हैं, वहाँ खाना खाने के बाद आप वेटर को टिप देते हैं। आपने से किसी ने कभी किसी वेटर को टिप दी है, किसी बड़े रेस्टोरेंट में, होटल में? वहाँ पे जब हम टिप देते हैं तो हमें 10, 20, 50 रुपए कम लगते हैं, ऐसा लगता है यार 10 रुपए टिप क्या है, कम से कम 50 रुपए, 3,000 का बिल बना है और 10 रुपए टिप क्या दे, कम से कम 50 रुपए की टिप तो देगी। बताओ लगता है क्या था? दूसरी बात, आजकल बड़े होटल क्या करते हैं, टिप लेते नहीं आप, वो आपके बिल में जोड़ देते हैं सर्विस चार्ज के नाम पे। आजकल वो टिप लेते नहीं, मतलब अलग से वेटर नहीं लेता है, वो बिल में ही इंक्लूड कर देते हैं सर्विस चार्ज के नाम पे। तो उन्होंने सर्विस चार्ज के नाम से टिप इंक्लूड कर दी, मान लीजिए 5%, और आपने पेमेंट भी कर दिया, नो प्रॉब्लम, 300-400 लगे, आपने पेमेंट कर दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर भी उसने आके कहा कि सर बिल हुआ है 3,400, आपने 3,400 निकाले दे दिए। बात खत्म। चाहे उसमें टैक्स था, चाहे उसमें कुछ भी था,
उन्होंने 3,400 मांगे, आपने बताया। फिर आप होटल से निकले और सिग्नल पे रुके तो एक भिखारी आया, आके आपका शीशा नॉक किया उसने। क्या आप उसको 300-400 दे देंगे? भिखारी आया और उसने शीशा नॉक किया, क्या आप उसको 300 निकाल के दे देंगे? नहीं। क्या आप उस भिखारी को 300 निकाल के दे देंगे अपनी जेब से? क्यों? देखो, होटल में आपने फ्री में जो सर्विस चार्ज दिया, जो जरूरत नहीं थी, पर आपने वॉलेंटरी अपने मन से 300 रुपये सर्विस चार्ज दिया। पर जब भिखारी को देने की बात आई तो आपने कहा नहीं, तो दो, मेहनत करो, कमाओ, खाओ। तो रीजन ये है कि हमें डायरेक्टली पेमेंट करने में दिक्कत आती है। हमारा मन नहीं होता डायरेक्टली पैसे देने, इनडायरेक्टली कोई हमसे कितना भी ले ले चलेगा, पर डायरेक्टली नहीं दे। आप मान लीजिए मार्केट में कुछ खरीद रहे हैं, आपको कुछ, आप कहते हैं मोबाइल परचेज करना है, आप पूछने से कितने का पड़ेगा, वो कहता 13,400 का पड़ेगा लास्ट। आप कहते ठीक हो गया, दे दो। इसमें टैक्स इंक्लूड है, पर आपको फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए मोबाइल 13,400 का है। और दूसरी जगह आप देखना, कई बार आपको वो 13,400 प्लस 5% जीएसटी है, तो आप कहेंगे अरे नहीं सर, ऐसे थोड़ी होता है, जीएसटी अलग से थोड़ी होता है, टैक्स अलग से थोड़ी होगा। होता है क्या ऐसा? ऐसा होता है क्या कि जब कोई रेट हमसे मांगी जाती है तो भैया 40 रुपये, आप बोलो ठीक है ले लो, आप पेन खरीदने जाते हैं 40 रुपये का, आपसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर उसने कह दिया 40 रुपये प्लस 5% जीएसटी लूंगा, तो आप बोलोगे भैया जीएसटी किस बात की, हम तो बिजनेस नहीं करते हैं। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमसे डायरेक्टली पैसा मांगा जाता है तो हम नहीं देंगे, इनडायरेक्टली हमसे कुछ भी ले लो चलेगा, एमआरपी में इंक्लूड करके आप कुछ भी ले लो सब चलेगा, क्योंकि आप समझते हो वो चीज़ ही उतने रुपए की है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि यार यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स वसूल करना तो मुश्किल है, तो आप इनडायरेक्ट टैक्स लगाओ। तो आपके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगाओ, मतलब ऐसा टैक्स जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देंगे, पर इनडायरेक्टली आपकी जेब से जाएगा। आज आप स्टूडेंट हैं और आज भी आपकी जेब से सुबह से लेकर शाम तक कितने पैसे टैक्स के जाते हैं आपको कुछ तो नहीं पता। आप सुबह उठते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है, सोप यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, हर चीज में टैक्स देते हैं। बता दीजिए किस चीज में टैक्स नहीं है? पर कोई दिक्कत नहीं है, जा रहे हैं। पर अगर कल के आपसे बोल दिया जाए कि आपसे इनकम टैक्स लिया जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? अरे सर कमाती ही नहीं है, कहाँ से टैक्स मांग रहे हो, बच्चों के जान नहीं। ये रीजन है, इसलिए दो टैक्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं इंडिया में, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट। बोलो क्लियर है ये बात? चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, अगर इंडिया में कोई भी रूल बनेगा, पॉलिसी बनेगी, तो क्या उसको गवर्नमेंट खुद आके फॉलो करेगी? जैसे मोदी जी आपके घर आएंगे कि लाओ भैया टैक्स दे दो, बोलो, क्या मोदी जी आके कहेंगे सब घर में जा जाके कि लाओ टैक्स दे दो अपना अपना? नहीं। हर काम को करने के लिए गवर्नमेंट एक बॉडी बनाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। तो डायरेक्ट टैक्स को चलाने के लिए सीबीडीटी बनाया गया है, और इनडायरेक्ट टैक्स को चलाने के लिए सीबीआईसी बनाया गया है। क्या आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ये आ सकता है। सीबीडीटी का मतलब है बेटा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जबकि सीबीआईसी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। बोलिए क्लियर है ये पॉइंट? नवीन कहा गया, रिप्लाई नहीं कर रहा नवीन। रिया, अक्षिता, सक्षमा, ये चारों रिप्लाई कर रहे हैं, नवीन रिप्लाई नहीं कर रहा है, चिराग रिप्लाई नहीं कर रहा है, विष्णु है तो विष्णु रिप्लाई नहीं कर रहा है। सीबीआईसी बेटा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम।
रिप्लाई करते रहो, वैसे क्या थोड़ा एक्टिव ना करो क्लास में। वापस बोलो एक बार कुछ बोलो। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। कस्टम ड्यूटी लगती है ना। अब आप बोलेंगे सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में वैसे फर्क क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूँ इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नाम क्यों किया। डायरेक्ट टैक्स के अंदर पेयर जो होता है वही उस टैक्स का बर्डन भी ले रहा होता है, मतलब पेयर और बर्डन लेने वाला पर्सन सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना इनकम टैक्स पे किया, क्या वो इनकम टैक्स मैं किसी से मांग सकता हूँ? आपको बोल सकता हूँ कि भैया आप मेरे पास क्वेश्चन कर रहे हो तो मैंने जो इनकम टैक्स भरा वो आप मुझे दो, क्या मैं बोल सकता हूँ? मैं अपना इनकम टैक्स क्या आपसे वसूल कर सकता हूँ? नहीं। तो मैंने भरा और अपनी जेब से भरा, तो पे भी मैं कर रहा हूँ और बर्डन भी मेरे ऊपर है। इसलिए इसे बोला गया मेरे ऊपर डायरेक्ट। मेरी आवाज धीरे आ रही है? एक बार देख लो भाई, ऑडियो तैयार है कि अभी देख लो। ऑडियो ठीक आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो सभी लोग। तब तक मैं एडजस्ट कर देता हूँ बेटा। जी भी धीरे आ रही है। अब ठीक है? अब ठीक है? ओके। अभी भी धीरे है? ठीक है? अब ठीक है? हेलो। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ, एक मिनट है ना, जिससे और बेटर आ जाए आपके पास। अब चेक करना एक बार। अभी ठीक है? मैंने और एडजस्ट कर दिया, अब चेक कर लो एक बार। ओके सर, ये सीबीडीटी वाला वापस समझा दीजिए। बिल्कुल समझा देते हैं बेटा। देखो क्या है, किसी भी चीज को गवर्न करने, जैसे अपने देश में रेलवे चलता है, तो रेलवे चलाने के लिए क्या बनाया गया? इंडियन रेलवे बनाया गया, है ना। अच्छा, सड़क पे आप जाते हैं, रोड पे आप जाते हैं, तो आपने एक नाम पढ़ा है कभी? NHAI, ऐसा नाम पढ़ा है कभी? जब आप सड़क पे गुजरते हैं, टोल टैक्स आता है, तो क्या आपने ये नाम सुना है? NHAI। ये होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जितने नेशनल हाईवे हैं उनकी देखरेख करना या उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई या कुछ भी है, उन सबको देखने का ये एक बॉडी बनाई गई है। ठीक है। वैसे ही कॉस्ट ऑडिट करवाने के लिए सीएमए बनाने होंगे, और सीएमए बनाने के लिए ICMAI नाम की एक बॉडी बनाई गई है। फाइनेंशियल ऑडिट करवाने के लिए सीए रिक्वायर्ड होंगे, और उसके लिए ICAI नाम की बॉडी बनाई गई है। तो वैसे ही बेटा डायरेक्ट टैक्स को गवर्न करने के लिए, उसको संभालने के लिए सीबीडीटी नाम की एक बॉडी बनाई गई है, जो इसको गवर्न करेंगी, इससे रिलेटेड जो भी काम होंगे वो करेगी। ठीक है। और ये जितने भी आते हैं ना आपके इनकम टैक्स ऑफिसर्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो सब इसके अंडर में आते हैं। वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स को चलाने के लिए CBIC बनाया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये इनको गवर्न करेंगे, मतलब इनसे रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो सब ये करेंगे। ओके। अब क्लियर है बेटा सीबीडीटी और सीबीआईसी? ओके। अब आगे चलिए। डायरेक्ट टैक्स में मैंने कहा कि मैंने अपना इनकम टैक्स पे किया और वो मैं आपसे नहीं मांग सकता, तो पे करने वाला कौन है? मैं हूं। बर्डन किस पे है? मेरे पे है। तो क्या ये टैक्स मेरे ऊपर डायरेक्टली लग रहा है?
यस, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स में ये डिफरेंट पर्सन होते हैं। डिफरेंट पर्सन कैसे होते हैं? मुझसे गवर्नमेंट ने कहा कि सर आप कोचिंग पढ़ाते हो, मैंने कहा हाँ पढ़ाते हैं सर। बोले सर कोचिंग पढ़ाने पे आपको 5% जीएसटी देना होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि 5% आपको जीएसटी देना होगा। मैंने कहा किस अमाउंट पे? बोले जितनी फीस आएगी उस पे देना होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अब मैंने ये सिस्टम कर दिया कि मैं आपसे फीस लेता हूँ मान लीजिए 40,000 और मैं कहूंगा आपको 5% जीएसटी और देना पड़ेगा, मतलब 2,000। आप मुझे टोटल 42,000 दीजिए, जिसमें से 40 तो मैं रख लूंगा और 2,000 जीएसटी किसको दे दूंगा? गवर्नमेंट को दे दूंगा। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर मुझसे टैक्स मांगेंगे कि आपको फीस पे टैक्स लेना है तो मैं तो आपसे लूंगा। तो गवर्नमेंट को कौन देगा पहले ये बताओ, मैं क्या आप? गवर्नमेंट को पे कौन करेगा, मैं करूंगा या आप करेंगे? गवर्नमेंट को पे कौन करेगा जीएसटी? स्टूडेंट या टीचर? मैं करूंगा, बिल्कुल। जेब से किसके जा रहा है, मेरे या आपकी? जेब से किसके जा रहे हैं? आपकी। तो क्या ये आपके ऊपर इनडायरेक्टली नहीं लग रहा? क्या ये आपके ऊपर इनडायरेक्टली टैक्स नहीं लग रहा? यस, इसलिए इसको कहा गया है इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर इनडायरेक्टली लगता है। ठीक है, जैसे आप दुकान से सामान खरीद के लाते हो ना, तो आप जीएसटी दे के आते हो शॉपकीपर को, और शॉपकीपर उस जीएसटी को गवर्नमेंट को दे देता है। तो अपनी जेब से नहीं दे रहा, वो आपकी जेब से दे रहा है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा गया है। उसके बाद बात आती है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। ठीक है, इन वर्ड को मैं समझा देता हूं। देखिए प्रोग्रेसिव का मतलब है कि इनकम टैक्स जो चलेगा वो ऐसे चलेगा कि जितनी ज्यादा जिसकी इनकम उतना ज्यादा उस पर टैक्स। ठीक है, इस पे टैक्स कम होगा, ठीक है, लोअर टैक्स होगा, इस पे हायर टैक्स होगा। इंडिया में टैक्स कैसे लगता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स लगेगा। जैसे 8% में आपको बताऊं कि अगर आप 2.5 लाख रुपए तक कमाते हैं, 2.5 लाख, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, 2.5 से लेके 5 लाख के बीच में जो आप कमाते हैं उस पर आपको 5% टैक्स देना होता है। 5 लाख से लेके 20 लाख तक आप जो कमाते हैं उसके ऊपर 20% टैक्स देना होता है, और 10 लाख से ऊपर जो कमाते हैं उसके ऊपर 30% टैक्स देना होता है। तो इसका मतलब ये रेट बढ़ती जाती है, कम कमाया कम टैक्स, फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा। तो क्या हम इसे प्रोग्रेसिव कह सकते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ेगा? क्या कह सकते हैं ये? बोलिए। यस। अब मुझे बताइए रिग्रेसिव का मतलब क्या? रिग्रेसिव का मतलब होता है जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी इनकम कितनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अमीर इंसान हूं या गरीब इंसान। मुझे एक बात बताइए, एक पेन है, पेन के ऊपर 5% जीएसटी है। आप पेन खरीदने जाते हैं, क्या 5% जीएसटी लगेगा? आप में से कोई भी पेन खरीदने जाता है, क्या 5% जीएसटी लगेगा? यस। और अनिल अंबानी या फिर मुकेश अंबानी पेन खरीदने जाते हैं, तो बताओ क्या 5% जीएसटी लगेगा या ज्यादा लगेगा? बोलो 5% ही लगेगा या ज्यादा लगेगा? सेम लगेगा। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इनडायरेक्ट टैक्स को कि आप कौन है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे चार्ज ही नहीं कर रहा। जब डायरेक्टली चार्ज करते हैं तभी तो पहचान होती है, जब डायरेक्टली चार्ज करते हैं तभी तो पहचान होती है ना। जो हम डायरेक्टली चार्ज ही नहीं करते तो हम पहचान कैसे करेंगे? समझ गए? जैसे कहीं आप शॉप देखते हैं, उस शॉप पे वो पैसे जो चार्ज करते हैं वो कस्टमर को देख के करते हैं। अगर उनको लगता है पैसे वाला कस्टमर है तो कह देते हैं भैया 500 रुपए का है। उनको लगता है पैसे वाला कस्टमर नहीं है तो कह देता 300 रुपए का है। उनको लगता है बिल्कुल ही गरीब है, पैसे दे ही नहीं पाएगा, तो वो कहते हैं 100 रुपए का है। ऐसा देखा है कहीं मार्केट में? कई बार अपने गांव में, होम टाउन में ऐसा देखा है कि कस्टमर को देख के रेट बता देते हैं। यस, बहुत बार होता है। आप एक काम करना, मैं आपको एक सीधा एग्जांपल देता हूं इसका। आप कभी फ्रूट वगैरह खरीदने जाए, ठीक है, तो आप दो काम करना। एक बार तो आप गाड़ी को साइड में लगा देना और उतर के जाना,
और आपको फ्रूट किस रेट में मिलता है ठेले के ऊपर, और एक सीधा जाके ठेले के सामने गाड़ी पुट करना, विंडो ओपन करना, ठीक है, ग्लास नीचे करना और पूछना, आपको रेट में वेरिएशन मिलेगा। वहां पे आपको डेफिनेटली रेट में वेरिएशन मिलेगा। ठीक है, रीजन उसको लगता है गाड़ी वाला है, पैसे वाला आदमी, उसको क्या फर्क पड़ता है, 50 रुपए वाला सामान 60 रुपए बोलूंगा तो भी ले लेगा। ये होता है या नहीं होता ऐसा? हाँ, तो वो रीजन है कि वो डायरेक्टली आपसे डील कर रहा है, इसलिए वो वेरिएशन कर सकता है। ठीक है, वो डायरेक्टली डील कर रहा है इसलिए वो वेरिएशन कर सकता है। ठीक है, अब आप मैकडोनल्ड्स गए, मैकडोनल्ड्स में एक सेक्शन बना हुआ था टेक अवे का, है क्या? मैकडोनल्ड्स में एक टेक अवे का सेक्शन बना हुआ था, देखा है किसी ने? उसमें कभी भी रेट वेरी नहीं होगी, उसमें रेट हमेशा सेम रहेगी, उसमें वेरिएशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां पे स्टाफ डील कर रहा है, मालिक आपसे डील नहीं कर रहा, उसको मतलब ही नहीं है कि आप पैसे वाले हो या ना हो। स्टाफ डील कर रहा है, मालिक को पता भी नहीं है कि वो किसको माल बेच रहा है, इसलिए उसमें रेट में वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि वो इनडायरेक्टली पैसा मालिक के पास जा रहा है। ओके, तो गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही लगाया कि अगर आप डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं तो प्रोग्रेसिव लगेगा, इनकम ज्यादा है तो ज्यादा लगेगा, कम है तो कम लगेगा, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, और ये सारी बातें पढ़ने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, तो क्या आप कह सकते हैं कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है? इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। तो बताइए इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है फिर? जीएसटी एंड कस्टम। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? जीएसटी एंड कस्टम। जीएसटी को आप अच्छे से जानते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उन पे लगता है, कुछ एग्जाम भी होते हैं। और कस्टम ड्यूटी, जब आप इंडिया से बाहर माल बेचते हैं या मंगाते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगती है, उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी, जिसको हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी के नाम से जानते हैं। बोलिए, बात समझ में आती है? अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क बताइए, ये क्वेश्चन कई बार आता भी है, तो क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सभी मुझे बता दीजिए, अगर आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का फर्क पूछा जाए तो क्या आप बता सकते हैं? यस, ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन रेडी हो गया है। अब हम जो बात करेंगे हमारी क्लास में वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स की हम कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप में आपका सब्जेक्ट है अलग से, और ये फर्स्ट ग्रुप में आपका सब्जेक्ट है अलग से। तो यहां तक तो हमने कॉमन बातें कर ली, क्योंकि बैकग्राउंड जानना था। आगे हम जो भी बात करेंगे वो किसकी करेंगे? डायरेक्ट टैक्स की करेंगे। बोलिए, क्लियर है? ठीक है, अब एक बात समझिए ध्यान से कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो पिताजी है उसने अपने बच्चों को बोला कि टैक्स चार्ज करना है। अब टैक्स चार्ज करना मतलब इनकम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो कहती है मैं चार्ज करूंगी और स्टेट गवर्नमेंट कहती है मैं चार्ज करूंगी। तो बताइए इनकम टैक्स चार्ज कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? इनकम टैक्स लगाने का पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास? सेंट्रल। सक्षमा कह रहे हैं सेंट्रल। बोलिए भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट? सेंट्रल सेंट्रल सेंट्रल, ओके। देखिए हमारे इंडिया में क्या दो चीजें चलती है हमेशा। आप में से कितने लोग सीबीएसई में पढ़े हैं? कितने लोग सीबीएसई में पढ़े हैं? आप में से कितने लोग सीबीएसई में पढ़े हैं और कितने आरबीएसई में पढ़े हैं? सीबीएसई वाले कितने हैं और आरबीएसई वाले कितने हैं?
सीबीएसई, अक्षिता आरबीएसई में है, ओके। सत्यक भी सीबीएसई में है, चिराग सीबीएसई, ट्विंकल सीबीएसई। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? सीबीएसई और आरबीएसई में फर्क क्या है? डिफरेंस क्या है? सीबीएसई ऑल इंडिया में चलता है, यस, एंड सेंट्रल और स्टेट का, ओके, यस, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा। देखिए, दोनों में फर्क इतना है कि जो सीबीएसई है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है और पूरे इंडिया में एक जैसा चलता है। जो भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना, वो पूरे इंडिया में एक जैसा होता है, और जो काम स्टेट गवर्नमेंट करती है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो जाता है, अकॉर्डिंग टू स्टेट्स। ठीक है, तो आप इसको बेसिक थोड़ा सा समझे। तो बहुत सारे बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, क्योंकि स्टेट वाइज है, और सीबीएसई एक ही है क्योंकि वो सेंट्रल वाइज है। ठीक है, तो ऐसे ही टैक्स के अंदर हुआ कि झगड़ा हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कहती है हम लगाएंगे साहब, पैसे वाला मैटर है, हम करेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट कहती है साहब हम करेंगे, और दोनों में झगड़ा हो गया। अब मुझे बताओ, दो बच्चों में झगड़ा हो गया तो सॉल्यूशन कौन करेगा? दो बच्चों में अगर झगड़ा हो गया तो सॉल्यूशन कौन करेगा? पापा करेंगे, बिल्कुल। और पापा कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब झगड़े का सबसे आसान तरीका क्या है सॉल्यूशन करने का? कि काम बांट दो, कि कौन सा काम कौन करेगा। अगर आप उनको बांट दो तो क्या झगड़ा खत्म हो जाएगा? क्योंकि देखो, आपके घर में भी ऐसा होता होगा, अगर आप दो भाई हैं, दो बहन हैं, या भाई बहन हैं, तो आपके घर में कई बार ऐसा होता होगा कि जब काम की बारी आती है तो आप कहते हैं मैं तो छोटा हूं, मैं क्यों करूं, बड़े भैया को बोलो। और जब पैसे लेने की बारी आती है तो आप कहते हैं मैं छोटा हूं, मेरे को दो। होता है ऐसा? ये दे जाओ पानी, पापा ने कहते जाओ एक पानी का गिलास लेके आओ, तो बड़ा छोटे की तरफ देखता है कि भाई मैं बड़ा हूं, तू लेके आ, और छोटा बड़े की तरफ देखता है मैं तो छोटा हूं, तुम लेके आओ। होता है क्या ऐसा? यस, तो बस प्रॉब्लम वही है। तो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम हुई। कोई भी काम होता, सेंट्रल कहती है स्टेट करेगा, स्टेट कहती है सेंट्रल करेगा। जब पैसे लेने की बारी आती, सेंट्रल कहता है मैं लूंगा, स्टेट कहता है मैं लूंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि भैया झगड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे काम बांट देता हूं। ठीक है, तो आर्टिकल 246 ऑफ 7th शेड्यूल, आर्टिकल 246 और 7th शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट बनाई। उन्होंने कहा मैं लिस्ट बना देता हूं कि कौन सा काम कौन करेगा। पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट, 3 लिस्ट बना के दे दी कि भाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको काम लिख के दे रहा हूं। पहली लिस्ट का नाम समझ लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूनियन लिस्ट। पहली लिस्ट का नाम क्या लिखा गया? यूनियन लिस्ट। तो बताओ, यूनियन लिस्ट में जो भी काम लिखे हैं वो कौन करेगा? अभी तक आप समझ गए होंगे, यूनियन लिस्ट में जितने काम लिखे वो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और दूसरी लिस्ट बनाई गई स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो काम लिखे हैं वो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और अगर किसी बाहर वाले से झगड़ा हो जाता है आपका पड़ोसी से, तो एक भाई लड़ने जाता है, दोनों मिलके जाते हैं। ऐसे तो दोनों आपस में लड़ते हैं, पर अगर किसी बाहर वाले से झगड़ा हो गया तो दोनों मिलके जाएंगे या अकेले अकेले पिटने जाएंगे? दोनों जाएंगे। तो तीसरी लिस्ट बनाई गई, कौन सी? जिसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। और उसके अंदर बोला गया कि कुछ काम ऐसे हैं जो दोनों गवर्नमेंट को मिलके करने होंगे। कुछ काम ऐसे हैं जो दोनों गवर्नमेंट को आपस में मिलके करने हैं। तो बताइए क्या सही डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? कुछ काम लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट में है। अब ये एमसीक्यू में आ सकता है कि इनकम टैक्स कौन सी लिस्ट में है, तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ काम यूनियन लिस्ट में है जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कुछ काम स्टेट लिस्ट में है जो स्टेट गवर्नमेंट करती है, और कुछ काम कॉन्करेंट लिस्ट में है जो दोनों गवर्नमेंट मिलकर करती है। एक बार बता दीजिए, यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है आपके? किसी के मन में कोई डाउट नहीं है? चलिए,
अब सवाल आया इनकम टैक्स कहाँ है, कौन सी लिस्ट में है, तो उसका जवाब है यहाँ। अच्छा, लिस्ट जब बनाई होगी तो उसमें एक काम लिखा होगा या बहुत सारे लिखे होंगे? जब लिस्ट बनी होगी तो उसमें एक काम लिखा होगा नवीन, या बहुत सारे लिखे होंगे? बहुत सारे लिखे होंगे। तो सवाल आता है कि इनकम टैक्स कौन से नंबर पे है। तो ध्यान से सुन लो, एंट्री नंबर 82। इस लिस्ट में जब बहुत सारे काम लिखे हुए हैं, उनमें से एंट्री नंबर 82 पे लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered to levy tax on income other than एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के सारी इनकम पे टैक्स लगाने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कौन सी लिस्ट में? यूनियन लिस्ट में। कितने नंबर एंट्री में? 82 में। तो अब समझ में आ गया इनकम टैक्स कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, वो भी सारी इनकम पे, सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के। तो बताओ फिर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कौन लगाता है? एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कौन लगाता है? बिल्कुल, इसकी है एंट्री नंबर 46, जिसमें लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट इज empowered to levy tax on agriculture income। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर है। हालांकि अभी इंडिया में 8% एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है। 8% एग्रीकल्चर इनकम जो है वो इंडिया में एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट मतलब टैक्स फ्री है। सिर्फ पावर की बात करी हमने। एक बार बता दीजिए, अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया है क्या क्लियर है आपके? फाइनल कमेंट कर दीजिए। क्या आपके माइंड में बैकग्राउंड क्लियर हो गया टैक्स का, कि टैक्स कहां से आया, क्यों आया, क्या रीजन था, और अभी फिलहाल कौन उसको लगाता है, कैसे वो चलता है? ठीक है, दोबारा मैं 2 मिनट में बता देता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट बनाई। गवर्नमेंट बना के उनको कहा कि आपको पब्लिक के लिए काम करना है, और पब्लिक के काम करने के लिए उसको रिक्वायर्ड था पैसा। अब पैसा लाने के लिए उनको बोला गया कि आप जनता से टैक्स चार्ज कर सकते हैं और कुछ बिजनेस और अदर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, पर जो मेन सोर्स है गवर्नमेंट की इनकम का वो टैक्स ही है। 2 तरीके के टैक्स इंट्रोड्यूस किए गए, जिसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स डाला गया। डायरेक्ट टैक्स को चलाने के लिए सीबीडीटी और इनडायरेक्ट टैक्स को चलाने के लिए सीबीआईसी को रखा गया। सीबीडीटी और सीबीआईसी दोनों ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को गवर्न करेगी। डायरेक्ट टैक्स के अंदर पेयर और बर्डन लेने वाला पर्सन सेम होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर पेयर और बर्डन लेने वाला पर्सन अलग अलग होता है। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा, और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है, मतलब इनकम कितनी भी हो, क्वांटिटी कितनी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का एक फॉर्मेट है, और जीएसटी एंड कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स का टाइप है। ठीक है, फिर सवाल आया कि ये टैक्स लगाने का पावर किसके पास है। तो हमने कहा कि आर्टिकल 246 ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट बनाई है, जिनमें पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में जितने काम लिखे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट लिस्ट में जितने काम लिखे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने काम लिखे हैं वो दोनों गवर्नमेंट मिलकर करेगी। अब इनकम टैक्स लगाना कहाँ आएगा, तो उसके लिए हमने कहा कि यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में इनकम टैक्स लगाना कवर होता है, और वो इनकम टैक्स लगाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जो कि एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट में कवर है। यहां तक क्लियर है? कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आपने कभी टैक्स के बारे में कुछ सुन रखा हो कि सर हमने तो सुना था टैक्स ये है वो है, तो आप पूछ सकते हैं।
है भी किसी का कोई डाउट?